ये हमारी लड़ाई एक बहुत बड़ी शक्तिशाली, चाहे अब पक्ष विपक्ष जो भी हैं, लड़ाई सबसे है हमने, क्योंकि सबको लताड़ा है, क्योंकि सब दोषी हैं। जो लोग अभी तक राज्य में सरकार में बैठे हैं, जो हेमंत सरकार की अगर बात करें तो उनके पास सुप्रीमो भट्ट, मैं नाम लेके कहता हूँ कि जो मुझे डर नहीं लगता है। ऐसे लोग हैं जो इस राज्य के नहीं हैं, ऐसे लोग हैं जिनका कभी आंदोलन से वास्ता नहीं रही है, जिनका एक बूंद खून नहीं पड़ा। सुप्रीमो भट्टाचार्य, विनोद पांडे या विनोद सिंह है, आप पिंटू सिंह और कुछ हैं, जो भी उनके इर्द गिर्द लोग हैं। हेमंत सोरेन आदिवासी मुखौटा है, क्लियर है, इसमें कोई नो डाउट है। लेकिन उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो विधि व्यवस्था को देख रहे हैं, जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, भाषा आंदोलन को लेकर चर्चा में आए जयराम महतो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। भथुआ पंचायत में एक सभा को संबोधित करने आए हुए थे। उनसे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि 1932 खातियान है क्या आखिर। आइए हम बात करते हैं जयराम महतो से। जयराम जी, इस 1932 खातियान के बारे में, चूँकि हम अब आपकी आवाज़ को पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, तो आप एक आम जनसाधारण भाषा में किसको कैसे व्याख्या करते हैं? देखिए, जब हम लोग घर का निर्माण करते हैं तो घर का निर्माण करने के साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ता है कि घर में बाहरी आक्रमण ना हो, मौसम का हमला ना हो, वर्षा गर्मी का हमला ना हो, रात को पशुओं का हमला ना हो। इसको सुरक्षित करने के लिए हम एक बाउंड्री लगाते हैं ताकि मेरा घर सुरक्षित रहे। तो ठीक उसी प्रकार जो भी राज्य बने हैं, उन राज्यों को सुरक्षित करना होगा। अगर उन राज्यों को सुरक्षित नहीं करेंगे तो अन्य राज्यों के लोग, देखिए, क्योंकि मानव जाति का इतिहास रहा, एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है, उस राज्य को जीत लेता है। हालांकि ये राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है, लेकिन अभी भी लोगों की मानसिकता वही है कि दूसरे राज्य को जीत लेना। तो अगर हम लोग बाउंड्री वाल नहीं करेंगे तो जिस प्रकार रात को पशु आ जाएंगे उस घर में, दिन को गर्मी और वर्षा का असर हो सकता है, बाहरी हवा, मौसम, तूफान घर में घुस जाएगी बाउंड्री नहीं होने से। ठीक उसी प्रकार राज्यों को सुरक्षित रखने के लिए बाउंड्री लाइन है। बाउंड्री लाइन कहीं खतियान के आधार पर है, जहाँ तक मेरा जानकारी हमको मिली है। लगभग भारत के कई राज्य हैं जहाँ उस राज्य की स्थानीयता, हर राज्य की स्थानीयता है, उसकी स्थानीयता वहाँ का जो ज़मीन सर्वे सेटलमेंट है, खतियान है, उसके आधार पर तय हुआ है। कहीं कहीं भाषा और संस्कृति के आधार पर हुआ है। और मुख्यतः भारत अलग देश आज़ाद होने के बाद जो आपका आयोग गठन किया गया, उसका निर्णय ही था कि जो अन्य राज्य भारत के बनेंगे उनका भाषा के आधार पर गठन होगा। तो उसी क्रम में क्योंकि सभी राज्यों की अगर पहचान नहीं होगी, अगर उसको बाउंड्री वॉल नहीं होगा, तो बाकी राज्य के लोग वहाँ जाकर नियंत्रण में रख सकते हैं। क्योंकि मनुष्य का माइंडसेट वही है, दूसरे का छीन कर खा लेना, दूसरे को अपने का अधीन कर लेना, दूसरे को अपने कब्जे में ले लेना। भले राजतंत्र से हम लोकतंत्र में आए, लेकिन मनुष्य की मानसिकता नहीं बदली है। उसीलिए 1932 का खतियान जो हम लोग बात कर रहे हैं, यह झारखंडियों का सुरक्षा कवच है, यह झारखंडियों की पहचान है, अस्मिता है। इसके आधार पर क्या होगा कि झारखंडी जो हैं, जो मूल झारखंडी सदियों से रहते हैं, आदिवासी मूलवासी जो भी हैं, उनको एक पहचान मिल जाएगी, हाँ ये सदियों से इस क्षेत्र पर निवास करते हैं। उसके बाद मैंने अक्सर कहा है कि अगर राज्य चलाने वालों के पास, विधानसभा चलाने के पास अगर थोड़ा सा भी मिशन और विजन और बुद्धि है तो कोई निराश नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसा दावा करते हैं कि इस राज्य में और भी लोग हैं जो 32 के बाद के हैं, लेकिन उनका इस राज्य के बाद कहीं कुछ नहीं है और ये यहीं हो गए, तो उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार एक ही को नौकरी है सीआरपीएफ का, एक ही साथ करते हैं, तो एक ही नहीं, मेरा कहने का मतलब है, मेरे कुछ दोस्त, 4 दोस्त थे, सीआरपीएफ ज्वाइनिंग उन्होंने एक टाइम पर किया, एक टाइम पर एग्जाम दिया, एक टाइम पर दौड़ दिया, लेकिन चारों का पेमेंट अलग अलग है। तो ठीक उसी प्रकार जो लोग यहाँ के हो गए लेकिन 32 के बाद हैं, लेकिन इनके सिवा कुछ नहीं है, तो सरकार सर्वे करके उनको एक प्रावधान दे। लेकिन जो मुख्य लोग, आप जो बात कह रहे हैं, आपको ये क्या ऐसा कोई अनुभव रहा कि ये जो बाहरी आक्रमण हो रहा है, जिसकी आप मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ऐसा कोई अनुभव आपको रहा है जिसको लेकर के आपने इस आंदोलन को छेड़ा है? तो उस अनुभव के बारे में। जी, इसका अनुभव रहा है। मेरे जितने भी रिलेशन जो धनबाद में हैं, आज से अगर 15-20 साल पहले मैं वहाँ जाता था तो वहाँ एक जंगल होता था, बड़ा मुश्किल से वहाँ खेती होती थी, जंगल, पर्वत, पहाड़ होते थे। आज धीरे धीरे वहाँ देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े फ्लैट इमारत बन चुके हैं। तब उनसे पूछते हैं कि ये लोग हैं, ये कहाँ से हैं, तो उनका मैक्सिमम जो लोग हैं वो अन्य राज्यों के हैं। मैं एक राज्य का क्यों नाम लूँ, क्योंकि मुझे राज्य से नहीं लड़ना है, मुझे उन लोगों से, अपने लोगों को बचाना है जो लोग यहाँ अतिक्रमण करके, और जो लोग बहुत संपन्न लोग हैं और यहाँ हावी हो रहे हैं और हमारे लोग को हाशिए पर लेकर जा रहे हैं। तो मैं भेलाटांड की बात करूं, सरायढेला की बात करूं, स्टील गेट की बात करूं, बैंक मोड़ की बात करूं, जितने भी धनबाद के जो शहरी क्षेत्र में जो भी आज भी गांव हैं, अगर उस गांव का स्थिति अगर पता किया जाए 30 साल पहले, तो वो शुद्ध रूप से झारखंडी लोग थे। आज वे हाशिए पर चले गए हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं, और ये अंदरूनी आंकड़ा है, गवर्नमेंट का अंदरूनी आंकड़ा है कि 36,000 लोग प्रत्येक वर्ष अन्य राज्यों के इस राज्य में आके बसाव करते नहीं है, बल्कि यहाँ के हो जाते हैं, जो कि सीधा असर कह रहे हैं। यहाँ पे आज तक जो भी नेतृत्व रहा है वो तो आदिवासी का ही रहा है। ऐसा तो हुआ नहीं कि कोई बाहरी आकर उस पर राज कर रहा हो। तो फिर ये कैसे संभव हो सका? देखिए, नेतृत्व निश्चय ही आदिवासी का रहा है, नेतृत्व निश्चय ही झारखंडवासी का रहा है, लेकिन नेतृत्व करने के जो आगे पीछे जो उनके आईएएस रहते हैं, आज अगर मधु कोड़ा की बात करें, बुरी तरह फंसे हैं,
आज झारखंड के सबसे माने दागी मुख्यमंत्री हुए, वे तो आदिवासी थे। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ मधु कोड़ा जो कि एक आदिवासी परिवार से, तो उनके पास इतना अनुभव और इतना आइडिया नहीं होगा कि इस तरह लूटा जाता है। कहीं ना कहीं उनके जो आईएएस थे, जो अन्य राज्यों के थे, उनका सहभागिता है। ठीक उसी प्रकार जब हेमंत सरकार की अगर बात करें तो उनके पास सुप्रीमो भट्ट, मैं नाम लेके कहता हूँ कि जो मुझे डर नहीं लगता है, ऐसे लोग हैं जो इस राज्य के नहीं हैं, ऐसे लोग हैं जिनका कभी आंदोलन से वास्ता नहीं रही है, जिनका एक बूंद खून नहीं पड़ा। सुप्रीमो भट्टाचार्य, विनोद पांडे या विनोद सिंह है, पिंटू सिंह और कुछ हैं, जो भी उनके इर्द गिर्द लोग हैं। हेमंत सोरेन आदिवासी मुखौटा है, क्लियर है, इसमें कोई नो डाउट है। लेकिन उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो विधि व्यवस्था को देख रहे हैं, जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक होता है कैप्टन, एक होता है, आप भारतीय क्रिकेट का उदाहरण लीजिए, कैप्टन गांगुली होता था लेकिन सलाह सचिन तेंदुलकर भी देते थे क्योंकि उनके पास अनुभव था। तो लाइक दैट जो उनको कैप्टन को यहाँ पर रोल प्ले करवा रहा है, वो इस राज्य के नहीं है। दूसरी बात, उनको इस राज्य की भाषा, संस्कृति, परंपराओं से वास्ता नहीं है, आंदोलनकारियों से वास्ता नहीं, क्योंकि उनका एक नाखून तक नहीं कटा है। तो अभी आप हाल फिलहाल देखिए, शायद जेपीएससी के कुछ भट्टाचार्य की पत्नी को बना दिया गया। भाई ये कौन सा नियम है? तो इसलिए एक आदिवासी चेहरा मुखौटा के तौर पर है, लेकिन बाकी जो सारे कार्य हो रहा है वे जो है अन्य राज्यों के लोग जो यहाँ बसाव कर चुके हैं, वे लगभग इस पार्टी को और संगठन को भी अपने कब्जे में ले चुके हैं। तो आप तो देख रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम ही एक तरह से ये ताना बना हुआ है कि ये जो हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए था आपके अनुसार। तो आप इस सिस्टम में इसको कैसे भेद पाएंगे और इस आंदोलन को आगे तक ले जाएंगे? इसके पीछे देखिए दो भी वजह हो सकती है कि आप चर्चा में बहुत तेज़ी से आए, कहीं ये राजनीतिकरण ना हो जाए, इस बात का डर लोगों में है। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं उन लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि इसका राजनीतिकरण नहीं होगा। लोगों ने जो विश्वास दिखाया है, मैं भी एक शहीद का पुत्र हूँ, हमें यहाँ से शहादत होना पसंद होगा, लेकिन विश्वास को और राजनीतिकरण ये नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, निश्चय ही हमारी लड़ाई एक बहुत बड़ी शक्तिशाली, चाहे अब पक्ष विपक्ष जो भी हैं, लड़ाई सबसे है। हमने क्योंकि सबको लताड़ा है, क्योंकि सब दोषी हैं। जो लोग अभी तक राज्य में सरकार में बैठे हैं, आप कह रहे हैं सिस्टम, हाँ, जो सिस्टम ही है, तो वे बहुत सब शक्तिशाली लोग हैं, तो आसान नहीं है उनसे हम एकाएक लड़ जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग मकसद ही है एकदम गांव तक, जो काम कभी विनोद बाबू, गुरुजी और कॉमरेड ए.के. रॉय इस क्षेत्र में करते थे, गांव तक रात्रि पाठशाला करते थे और लोगों को आभास कराते थे कि आंदोलन क्या है, झारखंड राज्य का निर्माण क्यों है। तो लोगों को हम लोग यही आभास कराना चाहते हैं कि आज निर्माण हो चुका है। आज नवनिर्माण की बात है। नवनिर्माण का मतलब राज्य हमारा और राज्य हमारा और राज भी हमारा। तो उसी को लेकर हम लोग गाँव जा रहे हैं और लोगों को अपना जो हमारा संदेश है उन तक लेके जा रहे हैं। जब से आपने ये आंदोलन शुरू किया उसके बाद से इस पूरी अवधि में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, लोगों को कितना जागरूक कर पाए हैं? देखिए, निश्चय ही कुछ प्रतिशत बदलाव हुआ है। चाहे हमारे रहन सहन की बात करें, हमारे वैवाहिक माने संस्कृतियों की बात करें, हमारी भाषाओं की बात करें, या फिर नियोजन की बात करें, फिर एजुकेशन की बात करें, थोड़ा सा ललक आया है। जो बच्चे कल तक समझ नहीं पाते थे, आज वे प्रेरित हो रहे हैं, एजुकेशन की ओर फोकस कर रहे हैं। कुछ बच्चे अभी जो सभा था वहाँ जब दहेज की बात आई तो वहाँ में से ही 5 ने हाथ खड़ा करके कहा कि हम लोग भी दहेज नहीं लेंगे। तो अगर 5 में अगर 3 भी ऐसा करते हैं तो सार्थक है आंदोलन और बदलाव आ रहा है। तो हम लोग पा रहे हैं कि इस आंदोलन के कारण ज़मीनी स्तर से कुछ बदलाव हुआ है और आगे भी होगा। आपका ये टाइगर नाम क्या लोगों का दिया हुआ है या आपने अपने जोड़ा है? देखिए, एक बात है कि जब से बहुत कोई होता है, जो बड़े लोग होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, जब उनको कोई नहीं पूछता है तो वो अपने से जोड़ लेता है। लेकिन चूंकि उस समय सोशल मीडिया नहीं थी, जब से लोग हमको टाइगर बुलाते हैं उस समय मेरे पास ना सोशल मीडिया थी, ना मेरे पास फेसबुक था, कोई अकाउंट नहीं था। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, हमको टाइगर नाम मिला है खेल के मैदान से। हम क्रिकेट, फुटबॉल अच्छा खेलते थे, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे और जब भी कैच पकड़ते तो काफ़ी ड्राइव लगा पकड़ते थे। शर्ट फट जाता था तो इधर ब्लड आ जाता था। एक बार तो एक रोड के सामने से उड़ के ऐसे करीब बॉल को इधर ले आए थे, तो लोग बोलते थे कि मैंने जैसे टाइगर प्लेयर नहीं है, टाइगर है ये। तो धीरे धीरे वो नाम, और दूसरे बाद पहाड़ों से प्रेम रहा है। मेरा घर भी पारासंत पहाड़ी के इर्द गिर्द ही पड़ता है, हालांकि थोड़ा हम लोग तो चाची में आते हैं पारासंत गिरडी में, लेकिन वो कह सकते हैं उसी की छत्र छाया में तो पहाड़ और टाइगर शूट करता है। तो इसीलिए लोगों ने वो नामकरण किया और समय के साथ वो नाम चलता गया। ये थे जयराम महतो, जिन्हें लोग टाइगर भी बुलाते हैं। इनकी लड़ाई काफ़ी लंबी है, लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं और हमने ये भीड़ भी देखी आज इनके इस जनसभा में। तो हमने इनसे बात करके इनको समझने की कोशिश की। इस तरह की बातों के लिए आप हम इनसाइड भारत से जुड़े रहें। मैं सुदीप।